मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और इस घटना से उत्पन्न होने वाली भारत की चिंताएं और चुनौतियों के बारे में बातें करने जा रहा हूं। आज के अखबार इस खबर से भरे पड़े हैं, जो बहुत ही स्वाभाविक बात थी। अब सवाल ये उठता है कि आप इनमें से किन किन चीजों पर, किन किन बातों पर, घटनाओं पर और तथ्यों पर फोकस करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको इस टॉपिक को किस तरीके से लेना चाहिए। मैं केवल आपकी ही जरूरत को ध्यान में रख कर ही इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि जैसे ही यहां आरक्षण विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मैंने सतर्क कर दिया था कि भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है, और वह बात यहां तक पहुंच गई कि तख्ता पलट हो गया है। राइट। मैं घटनाओं पर नहीं जाऊंगा, उसके बारे में अखबारों में काफी कुछ छप चुका है, मीडिया पर लगातार आ रहा है, और डेफिनेटली घटना यह ऐसी है कि आपने भी इन सारी घटनाओं की जानकारियां ले ली होंगी। तो सवाल यह उठता है कि एक सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपके लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मैं दो तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। यह तो निश्चित है कि यह टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे भी बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश में जब कोई भी घटना घटेगी, या यहां तक कि हमारे घर के पड़ोस में ही कोई घटना क्यों न घटे, तो उसका असर हम पर कुछ न कुछ होगा ही, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। और बाकायदे ये आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारी जो विदेश नीति रही है उसमें नेबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो बांग्लादेश तो हमारा नेबर है, और सबसे लंबा नेबर है। सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत साझा करता है किसी दूसरे देश के साथ, तो कौन सा देश है? वो बांग्लादेश है ना। लगभग 4100 किलोमीटर, एग्जैक्ट है 4096 किलोमीटर हम सीमा साझा करते हैं। हमारे 5 राज्य इसके बॉर्डर पर हैं, जिसमें सबसे बड़ा लंबा राज्य है वो है वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाकायदे एटलस पर जाकर और इसे देख लेंगे। हमारे 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं, और हम सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा जिस देश के साथ बनाते हैं वह बांग्लादेश है। क्योंकि इन सब का चुनौतियों और चिंताओं से संबंध है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए भी और साथ ही साथ एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1 कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध से ही इस बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। 1971 भारत पाकिस्तान वार कह लीजिए या बांग्लादेश का जन्म कह लीजिए। इस टॉपिक पर आपकी तैयारी होनी चाहिए, और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि शायद 2013-2014 के मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न सीधे सीधे पूछा भी गया था, लेकिन उसे अब 10-11 साल हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जो दूसरा लेक्चर होगा वह होगा भारत और बांग्लादेश के संबंध, यानी कि अब तक भारत और बांग्लादेश के संबंध किस तरह के रहे हैं और कौन कौन से विवाद वाले इशू हैं। ये 2 लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहां मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि इन दोनों पर मेरे लेक्चर हमारे ऑनलाइन कोर्स में अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने बहुत विस्तार के साथ इन्हें समझाने की कोशिश की है। इस पर आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे सीधे वर्तमान स्थिति पर। अखबारों में आपने पढ़ा, और आप अखबारों में पढ़ते भी आ रहे थे कि वहां आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है। जो वहां के युवा हैं वो आरक्षण के प्रतिशत को 56 से घटा करके 6 करने की मांग कर रहे थे। राइट। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह का आदेश भी दे दिया था। बात खत्म हो सकती थी, और लोगों को लग भी रहा था कि शायद बात खत्म हो गई, लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं थी। दोस्तों, ये जो घटना है, जो अभी आप आंदोलन देख रहे हैं, आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन, ये तात्कालिक घटना है। ये यूं कह लीजिए कि जो बारूद का ढेर था उसमें लगी हुई चिंगारी है, लेकिन बारूद का जो ढेर है वो बनता चला आ रहा था, बढ़ता चला आ रहा था। बांग्लादेश में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में जो आवामी लीग है, आवामी लीग शेख हसीना जी की पार्टी का नाम है, और यहां आपके दिमाग में बहुत क्लियर ये बात होनी चाहिए कि जो शेख हसीना है, जो अभी तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, अब तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, वे मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं।
और जो शेख मुजीबुर रहमान है, 1971 में उन्होंने ही बांग्लादेश के स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया था, और ये मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। ये उनकी पुत्री है। तो सीधी सी बात है, इस घटना की चर्चा मैंने इसलिए की कि आपके दिमाग में ये बात बहुत क्लियर रहेगी कि जो शेख हसीना है वो भारत के प्रति सद्भाव तो रखेंगी ही, और वो रख भी रही थी। अभी तक भारत के प्रति आवामी लीग जो उनकी पार्टी है उसका जो रवैया रहा है बहुत ही सकारात्मक रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो बहुत ही सद्भावपूर्ण थे। ठीक है, कुछ इशू रहे जिन्हें हम सुलझा नहीं पाए, बीच में जब दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो डेफिनेटली उस समय संबंध थोड़े से तनावपूर्ण हो गए, लेकिन कुल मिलाकर के संबंध बहुत अच्छे थे। अभी कुछ दिनों पहले जो वहां चुनाव हुए तो उस चुनाव में शेख हसीना जी की पार्टी को बहुत अच्छी जीत मिली, लेकिन उसका जो सबसे नकारात्मक पक्ष था कि उस चुनाव को विपक्षियों ने पूरी तरह से बायकॉट कर दिया था, उसमें भाग नहीं लिया। तो अब आप बताइए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव हो रहे हैं और उसमें विपक्षी दल भाग नहीं ले रहा हो तो वो चुनाव कैसा चुनाव होगा। अमेरिका ने तो बल्कि इस चुनाव को मानने से इनकार भी कर दिया। तो यहां भी आपको स्थिति दिखाई दे रही है। इससे पहले सन 2018 में शेख हसीना एक डिजिटल एक्ट लेकर के आई थी, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट। बेसिकली डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के जरिए वहां जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे वो सोशल मीडिया की हो चाहे वो मास मीडिया की हो, वो बहुत ही प्रतिबंधित हो गई। अब आप देखिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एक्सप्रेशन का जो माध्यम था वो कहीं ना कहीं रोक दिया गया। अभी ऑफिशियल अपोजिशन नहीं है, तो ये भी माना जाता है कि ये जो आक्रोश था, ये आक्रोश अब स्ट्रीट पर फूट करके सामने आया है, जिसके नतीजे में शेख हसीना जी को अचानक अपना देश छोड़ना पड़ा और फिर वो भारत में बकायदे गाजियाबाद में आई। देखिए कि शेख हसीना जब अपना देश छोड़ती हैं तो वो भारत आती हैं। ये भी आपको दिखा रहा है कि भारत के बारे में उनके विचार क्या रहे हैं और उनके नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संबंध किस तरीके के रहे हैं। तो दोस्तों, डिटेल में आपको जो हमारे भारत और बांग्लादेश के संबंधों का जो विकास रहा है उसमें सुनने को मिल जाएगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। अब इससे जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं भारत के सामने, हम उन्हें देखते और समझते हैं। नो डाउट कि शेख हसीना जी के समय से ही चीन को भी बराबर तरजीह मिल रही थी बांग्लादेश में, राइट। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। चीन को बांग्लादेश में तरजीह मिल रही है और अमेरिका ने चुनाव को अस्वीकार कर दिया। इसलिए यह भी माना जा रहा है कि इस आंदोलन को भड़काने में अमेरिका का हाथ है, क्योंकि बांग्लादेश अगर चीन के पक्ष में आ रहा है तो सीधी सी बात है कि अमेरिका उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, राइट। तो सीधी सी बात है कि अब जो चीन की जो वहां वक़्त है, चीन का जो दबदबा है, ये माना जा रहा है कि वह बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान का भी दबदबा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां की जमात इस्लामी जो पार्टी है उसे कहीं न कहीं सीधे सीधे पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं। यहां आपको अंदाजा लग गया होगा कि भारत के सामने अब किस तरह की चुनौती आ सकती है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर जो नारा लगा रहे थे उसमें वो इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर रहे थे, यानी कि जो बांग्लादेश है उसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, इस्लामिक सरकार बने, और साथ ही साथ वे शरिया लागू करने की भी मांग कर रहे थे। इसका मतलब है कि अब वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला होने की संभावना ज्यादा है, और जाहिर है कि जब कट्टरपंथियों का बोलबाला होगा तो भारत के लिए फिर एक अलग किस्म की चुनौती वहां पैदा हो जाएगी। मैं यहां आपको एक और आंकड़ा बताना चाहूंगा कि जिस समय बांग्लादेश आजाद हुआ था, या कह लीजिए बांग्लादेश बना था, उस समय वहां 18% हिंदू आबादी थी, जो अब घटकर 8% के करीब रह गई है। यानी कि इस बीच में वहां हिंदुओं की आबादी बहुत कम हुई है। अगर इस्लामिक सरकार बन गई, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अब वहां सेना के नेतृत्व में आप कह लीजिए कि सरकार का गठन होगा, कई पार्टियां मिलकर के सरकार बनाएंगी, ये बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हिंदुओं की जो स्थिति है कहीं न कहीं और बेकार होने की आशंका जताई जा रही है। और सीधी सी बात है कि अगर वहां कट्टरपंथी सरकार आ गई तो भारत के साथ 2 स्तरों पर संबंध स्थापित करने में थोड़ी सी उनके रिजर्वेशंस होंगे। पहली बात कि वहां सैन्य शासन है, भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अभी तक वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी,
तो सीधी सी बात है कि जब एक ही प्रणाली की सरकारें होती हैं तो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाती हैं। अब वहां सैन्य शासन हो गया। और दूसरा, जो कट्टरपंथी राष्ट्र होने के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो वहां भी संबंधों में हो सकता है कि उतनी सद्भावनापूर्ण स्थिति न बन पाए। दूसरी जो एक बहुत बड़ी चुनौती है फ्रेंड्स, वो बंगाल की खाड़ी को लेकर के है। बंगाल की खाड़ी, बिम्स्टेक की कुछ समय पहले बैठक हुई थी। बिम्स्टेक बेसिकली बंगाल की खाड़ी से ही संबंधित एक संगठन है। 1997 में यह संगठन अस्तित्व में आया था और बांग्लादेश इसके संस्थापक सदस्यों में है। भारत भी संस्थापक सदस्यों में है। तो ठीक है, ये आपस में मिलकर के उस क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए काम करते थे। अब एक चुनौती हिंद महासागर में स्थित इस बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए उत्पन्न हो गई है। वो किस तरीके से कि अभी तक भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा के कई मुद्दों पर आपसी अभियान चलाते थे। इसके दक्षिण पूर्व में मलक्का की खाड़ी है, वहां तक यह अभियान चलता रहता था। अब इसके पूर्व में जो मलाका है, वहां से ही चीन के मालवाहक जहाज आते जाते हैं। देखिए, मैंने कहा चीन के मालवाहक जहाज। चीन की घुसपैठ बांग्लादेश में पर्याप्त हो चुकी है और अब चीन वहां शक्तिशाली अपेक्षाकृत हो जाएगा। तो ऐसे में यह भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा न हो कि मालवाहक जहाजों के आने पर कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा होने लगे। इससे भारत की जो आर्थिक स्थिति है उस पर कहीं न कहीं आंच आ सकती है। दोस्तों, अब हम पड़ोसी देशों की दृष्टि से इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में और कौन कौन से देश हैं और वहां किस किस तरह के शासन हैं। मालदीव में आप जानते हैं कि इंडिया आउट के नारे से ही वहां सरकार बनी है। म्यांमार में आप जानते ही हैं कि ऑलरेडी वहां सैन्य शासन है। पाकिस्तान के बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। चीन जो है, आप कह लीजिए कि बहुत ही जाना माना जो संकट पैदा कर रहा है भारत के लिए, वो आपके नॉलेज में है। श्रीलंका में अभी जो सरकार है वो चीन के पक्ष में है। नेपाल में अभी जो केपी शर्मा नए प्रधानमंत्री बने हैं, वे भी कहीं ना कहीं चीन के ही तरफ झुकाव रखते हैं। ऐसी स्थिति में अब बांग्लादेश में घटी यह घटना भारत के लिए फिर से एक नई चुनौती पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, ये अभी शुरुआत है, देखते हैं कि अब घटनाएं किस रूप में हमारे सामने आती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके संदर्भ में जो भी घटनाएं घटती रहेंगी उन पर आपकी निगाहें लगातार बनी होनी चाहिए और इस टॉपिक को आप अपडेट करते रहें। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।